अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। एजेके पीएससी पास पेपर्स में से पेडागोजी पोर्शन का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है। ये एसएस केमिस्ट्री 2018 का पेपर है, इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। When each member of a population has an equally likely chance of being selected, this is called non-random sampling method, snowball samples, quota samples and equal probability selection method। तो ये कौन सा होता है जिसमें इक्वली लाइकली चांस होता है हर एक मेंबर का। जब आप इस तरह सैम्पलिंग करते हैं ना तो उसको सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। तो ये आपका होता है इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन मेथड। तो इसके नाम से भी ये जाहिर है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, यानी चांस सबका सेम होता है सिलेक्ट होने का। जबकि बाकी आप देख सकते हैं जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है ना, तो उसमें क्या है कि नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस, सबको सेम चांस नहीं होता। स्नोबॉल सैम्पलिंग ये रेफरल या चेन सैम्पलिंग मेथड होता है, जिसमें क्या होता है कि सैंपल्स जिनकी सिमिलर ट्रेट्स होती हैं या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आगे फिर रेफ़र करते हैं अगले सैंपल को। और कोटा सैम्पलिंग में ये कोटाज बनाए जाते हैं, जिस तरह मसलन आप एक सिगरेट कंपनी अगर ये चाहती है कि व्हाट एज ग्रुप प्रेफर्स व्हाट ब्रांड ऑफ सिगरेट, तो इस तरह से वो एज ग्रुप बना के ये कोटा वाइज जो है ना ये सैम्पलिंग करेगी। जबकि इक्वल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पॉपुलेशन के तमाम मेंबर्स का इक्वल चांस होता है जो है ना सिलेक्शन का। तो विश फॉर गेटिंग हायर मार्क्स इन द क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मोटिवेशन। ये क्वेश्चन है इंट्रिंसिक, इन्वायरमेंटल, एक्सट्रिंसिक, इंड्यूस्ड। तो विश फॉर गेटिंग हायर मार्क्स, ये दो तरह की आपकी मोटिवेशन होती है। इंट्रिंसिक आप विद इन योर सेल्फ, अंदर से आप मोटिवेट होते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक में आप बाहर से किसी चीज़ से मोटिवेट होते हैं, मसलन प्राइज रिवार्ड्स वगैरह। तो आपकी जो विश होती है ना फॉर गेटिंग हायर मार्क्स इन क्लास, ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। ये यहाँ पे आंसर होगा। डैश डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द रिकॉग्निशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन चिल्ड्रन। कौन सी डेवलपमेंट है बच्चों की जिसके अकॉर्डिंग बच्चे ये समझ जाते हैं कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, मॉरल। तो ये बच्चों की जो मॉरल डेवलपमेंट है ना, इससे उनको राइट और रॉन्ग का पता चलता है। तो नेक्स्ट है कि एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी विद इन द लिमिट्स सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं यानी कि उसको उसके ऊपर अमल दरामद करवाते हैं ना, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एम्प्लॉय की, मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्टाफ। तो ये किसकी होती है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, बी आंसर होगा। जबकि लीडरशिप क्या करती है? is about getting people to comprehend and believe in the vision you set for company and to work with you on achieving your goals। ये विजन सेट करती है, ये आपकी पॉलिसीज़ बनाती है लीडरशिप जो है ना, और मोटिवेट करती है। जबकि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ मोर अबाउट एडमिनिस्ट्रिंग एंड मेकिंग श्योर द डे टू डे एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग एज दे शुड। तो मैनेजमेंट ये देखती है ना कि डे टू डे एक्टिविटीज़ वाकई वो ऐसे ही हो रही हैं जैसे उनको होना चाहिए, तो ये मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट डेफिनेटली ये क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है पॉलिसीज़ को, ये एग्जेक्टिव्स होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे मैनेजमेंट भी आ जाएगा। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न्ड अबाउट ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ एज एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सी मैनेजमेंट जो होती है ना, दैट इज़ अबाउट ऑनगोइंग एक्टिविटीज़, जो चल रही होती हैं ना एक्टिविटीज़, उनको जो देखती है। दैट इज़ टॉप, लोअर, मिडल, स्टाफ। कौन सी लेवल की मैनेजमेंट होती है? तो ये आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। इसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं सबको थोड़ा थोड़ा। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होती है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये आपके गोल्स पॉलिसीज़ को सेट करते हैं। ये हायर लेवल मैनेजमेंट होती है या टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। एग्जेक्टिव या मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, इसमें सीईओज होते हैं। तो एग्जेक्टिव या मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या होती है? ये दरमियान में होती है, ये डायरेक्टिंग का काम करती है और डायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबल होती है टॉप मैनेजमेंट को। तो ये दरमियान में होती है। जबकि जो सुपरवाइजरी, ऑपरेटिव या लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होती है ना, तो ये आपकी क्या करती है? जैसे मसलन सुपरवाइज़र, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट्स, ये जो होते हैं ना, ये एग्जेक्टिव्स होते हैं।
तो ये लो लेवल पे डे टू डे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं और ऑपरेशन को वो देख रहे होते हैं कि डे टू डे जो वर्क फ्लो है उसको वो इंश्योर कर रहे होते हैं ताकि कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो सकें। तो ये आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यू टेक्निकल स्किल्स एंड मोर प्लानिंग एंड कंसेप्चुअल एक्टिविटीज़ इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये देखें आप, इससे ये ज़ाहिर होता है कि क्या है कि फ्यू टेक्निकल स्किल्स बेशक उनके पास कम होती हैं, ज़्यादा प्लानिंग होती है, कंसेप्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट ये काम करती है। तो ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 20 टीचर्स वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ वन प्रिंसिपल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन। 20 असातिज़ा अगर एक प्रिंसिपल की सुपरविजन में काम कर रहे हैं तो ये टॉल, कम्प्लेक्स, फ्लैट, ऑर्गेनाइज्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? तो 20 टीचर एक प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहे हैं तो ये आपकी होती है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। इनको हम देख भी लेते हैं, टॉल, फ्लैट, कम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइज, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। देखिए ना, टॉल ऑर्गेनाइजेशन या वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जिसमें एक CEO सिट्स एट द टॉप ऑफ द चेन ऑफ कमांड विद वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अंडरनीथ। उसके नीचे वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, बहुत सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। जबकि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन या हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इन्वॉल्व्स फ्यूअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मोर इम्प्लाई ऑटोनॉमी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें जो है ना तो फ्यूअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, यानी कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कम होते हैं इसमें, और इम्प्लाई की ऑटोनॉमी होती है डिसीजन मेकिंग के हवाले से। जिस तरह से 20 टीचर्स एक प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहे हैं ना, वो अपने डिसीजन वो काफ़ी सारे खुद करेंगे। जबकि अगर 20 टीचर्स प्रिंसिपल के अलावा सेक्शन हेड्स, वाइस प्रिंसिपल, 4-5 और लोग अगर मिल के ना तो वो मैनेज करें, तो हर एक 4 टीचर्स के ऊपर एक मैनेजर हो, तो वो क्या होगा, दैट विल बी टॉल ऑर्गेनाइजेशन या वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फिर क्या होगा कि मोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होंगे, जबकि फ्यूअर लेवल होंगे तो फिर वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होगी। कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में और ज़्यादा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है, और इसमें क्या होता है, कम्प्लेक्सिटी कैन बी ड्यू टू मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। जबकि ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कोई टाइप नहीं होती। तो एरियाज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम आर। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के जो एरियाज या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन से होते हैं, लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और टीचिंग मेथड्स। तो ये देखें ना, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, करिकुलम की फाउंडेशन जो होती हैं उनमें से साइकोलॉजिकल में देखा जाता है ना कि लर्निंग प्रोसेस क्या होगा, स्टूडेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टीचिंग मेथड्स कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। तो राइट आंसर डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम स्टैंड्स फॉर, जो इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि एंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन या प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो इसमें देखी जाती हैं। तो ये आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। फॉर प्लानिंग ऑफ करिकुलम इट इज़ एसेंशियल टू डू। करिकुलम की प्लानिंग से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सिचुएशनल एनालिसिस। सबसे पहले आप देखते हैं ना कि सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं, आप हालात का जायज़ा लेते हैं। तो बी आंसर होगा। बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन द प्रोसेसिंग द करिकुलम आर। करिकुलम को प्रोसेस करने में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ना, एलिमेंट्स हैं, दैट आर ऑल ऑफ द अबव। फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट ये करते हैं, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें उसमें जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ना करिकुलम के प्रोसेस करने में, ठीक है, तो ये सारी आ जाती हैं। इन योर कंप्यूटर सब्जेक्ट यू अलाउ योर क्लास टू चैट एज ए पार्ट ऑफ योर मोटिवेशन। एक आपकी कंप्यूटर की क्लास है ना, उसमें आप चैट को यूज़ करते हैं पार्ट ऑफ मोटिवेशन बिफोर डिस्कसिंग देम द रोल ऑफ कंप्यूटर एज ए टूल। कंप्यूटर को एज ए टूल इस्तेमाल करने से आप उसको पहले आप देखते हैं, चैट को आप अलाउ करते हैं। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेटिव टूल, एप्लीकेशन टूल, कम्युनिकेटिव टूल, सिचुएशन टूल। देखिए ना, इसमें कम्युनिकेशन पर्पस तो नहीं है, इसमें ये एप्लीकेशन टूल है, यानी कि आप अप्लाई करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास में आप चीज़ों को स्टडी करते हैं ना, यहाँ पे उसको आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे चैट। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखिए ना, इट रेफर्स टू लाइव स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद एन एक्सपर्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्कशन फोरम ऑन बुलेटिन बोर्ड। देखिए बुलेटिन बोर्ड तो नहीं होता ना कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में। इट ऑल्सो रेफर्स टू ऑनलाइन क्लास डिस्कशन फोरम्स एंड डिबेट। इट परमिट्स 2 or more individuals to engage in asynchronous
टेक्स्ट बेस्ड डायलॉग्स। तो ये आपका जो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग है ना, इसमें लाइव स्टूडेंट इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट ये हो सकता है, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास डिस्कशन, फोरम्स एंड डिबेट। फोरम्स और डिबेट में तो देखे ना कॉन्फ्रेंसिंग तो नहीं होती, ठीक है। 2 और मोर इंडिविजुअल, तो ये कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड डायलॉग्स नहीं होते, बल्कि इसमें आपकी जो वॉइस होती है वो भी होती है। इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है ना वो ए है, रेफर्स टू लाइव स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद एन एक्सपर्ट। लाइव स्टूडेंट इंटरेक्शन होती है, इसमें बातचीत होती है। इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स वेदर दे आर इंटेलेक्चुअल और बिहेवियरल, जो प्रॉब्लम्स के साथ आप जब डील करते हैं ना, चाहे वो ज़हनी हो या रवैये से मुतल्लिक हो, द फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन बाय द टीचर इज़, पहला स्टेप टीचर क्या उठाएगा, डिसाइड ऑन ट्रीटमेंट, ट्रीट ऑल द स्टूडेंट्स टू द सेम, राइट अ पर्सपेक्टिव प्रोग्राम फॉर ईच स्टूडेंट, मेक डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहला काम क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसके डायग्नोस करेगा, यानी कि मसला है क्या ये पता लगाएगा। देखें ना, इंटेलेक्चुअल या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आप उसको डायग्नोस करेंगे, असल मसले की नोयत को आप मालूम करेंगे। लर्निंग इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द टीचिंग, डिपेंडेंट ऑन द गोल सेट बाय द टीचर, द मैनिपुलेशन ऑफ द लर्नर बाय द टीचर, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये लर्निंग की जो बेस्ट डेफिनेशन है ना, तो ये लास्ट वन आ जाती है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये आपका डी राइट आंसर आ जाएगा। तो ये था एसएस केमिस्ट्री पेपर 2018 AJKPSC पार्ट 1 का लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। तो आने वाली वीडियोस के साथ के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।